सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, हम देख रहे हैं 9th डे और 9th डे के हिसाब से आज हमारा 9th चैप्टर शुरू होने जा रहा है वन शॉट सीरीज का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड HSC 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का 9th चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम भले ही वो सीईटी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से हो या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने की पर्सपेक्टिव से हो, दोनों पर्टिकुलर चीजें इस पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो जो चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं उसको दिमाग में और अच्छे से अपने नोट्स में लिख के रखना है। वैसे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है ये तो मैं देने ही वाला हूं, नो डाउट अबाउट दैट। बट स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है आप भी जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं उस तरीके से अगर आप लिखते जाओगे तो और बेनिफिशियल आप सभी को होगा, क्योंकि लिखने के बाद हमारे दिमाग में ज्यादा चीजें बैठती है एज कंपेयर टू देखने से और सुनने से। तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं पॉज कर देना, लिख लेना, पॉज कर देना, लिख लेना, जिससे कि आप भी आगे बढ़ते चलो। तो स्टूडेंट्स, मोबाइल को एक साइड में रख दो, हेडफोन्स लगा के बैठ जाओ और पूरा सेशन डिटेल में देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे हम सभी को पता है, हमको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता क्या है? कंपाउंड मतलब कि स्टूडेंट्स, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स, ठीक है, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट्स, जब ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विच इज कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि NaCl जो है वो कैटायंस एंड एनायंस के मदद से बना है। तो आयंस के 2 टाइप से बना है, इसीलिए वो आयोनिक कंपाउंड हो गया। अगर स्टूडेंट्स मैं आप सभी को HCl बोलूंगा तो HCl जो होगा स्टूडेंट्स वो एक प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं हम उसको, विच इज कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। कोवैलेंट कंपाउंड क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर स्टूडेंट्स आपको जानना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है आपको ये पर्टिकुलर सेशन पूरा की पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे डिपेंड है। तो आयोनिक कंपाउंड हमने देख लिया, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी हमने देख लिया जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। आयोनिक कंपाउंड में आयंस का शेयरिंग होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी प्रकार से अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझना है तो पूरे चैप्टर को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और बाकी के चीजें उनको लिगैंड से अटैच होते हैं। अभी देखो, लिगैंड्स का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। लिगैंड्स मतलब कि एक मेन एटम होगा, उस मेन एटम को आजू बाजू में लोग जुड़े होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम सभी को पता है इलेक्शंस आ रहे हैं तो एक नेता होता है और उसके बाजू में कार्यकर्ता होते हैं। तो नेता मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स मतलब कि जो उसके कार्यकर्ता है, ठीक है, जे पण त्याचे कार्यकर्ता आहे ते त्याला आजूबाजूने जुडलेले असणार तर त्याला आपण काय म्हणणार, लिगैंड्स। आणि जे सेंट्रल मेटल एटम असणार तो काय असणार, तुमचा नेता। तो नेता और कार्यकर्ता इन दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्प्लैटिन का एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये सिस्प्लैटिन का एग्जांपल है, ठीक है। NH3 2 NH3 होते हैं और 2 क्लोरीन एटम्स उसको अटैच होते हैं। तो इन सिस्प्लैटिन 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोराइड लिगैंड्स यूटिलाइज देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ PT। PT मतलब प्लेटिनियम। तो देखो प्लेटिनियम को स्टूडेंट्स, प्लेटिनियम को 2 तरफ से अमोनिया अटैच है और 2 तरफ से क्या अटैच है, विच इज क्लोरीन अटैच है। तो इसका अर्थ क्या है, ये जो PT है ये नेता है और ये जो आजू बाजू के जो चार्ज है ये क्या है, कार्यकर्ता है। तो नेता कौन हो गया, अपना सेंट्रल मेटल एटम, और उसको आजू बाजू से जो सपोर्टिंग रोल में जो जुड़े हुए हैं वो हो गए उसके लिगैंड्स। क्लियर इधर तक? ठीक है। टाइप ऑफ लिगैंड्स हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड्स, दूसरा आता है पॉलीडेंटेड लिगैंड्स और तीसरा आता है एम्बिडेंट लिगैंड। मोनो का अर्थ तो आपको समझ गया होगा, सिंगल। पॉली का अर्थ होता है 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, और एम्बिडेंट का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। मोनोडेंटेड, अ मोनोडेंटेड लिगैंड इज द वन वेयर अ सिंगल डोनर एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब बस एक ही सेंट्रल मेटल एटम को जो अटैच होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के मदद से। देखो यहाँ पे देखो आयोनिक कंपाउंड में किसके वजह से, आयोनिक बॉन्ड के वजह से।
कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बना है? बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कंपाउंड। तो अगर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम को अगर एक ही टाइप का लिगेंड अटैच होगा तो वो हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड मतलब कि स्टूडेंट्स, अ पॉलीडेंटेड लिगेंड हैज टू और मोर डोनर एटम्स लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे इथिलीन डायमाइन, तो देखो ये इथिलीन है, उसको 2 अमाइन अटैच है, तो ये क्या हो गया? एक से ज्यादा है तो क्या हो गया? पॉली हो गया। सिंपल डिंपल, तेरे मुंह पे देख, इधर पिंपल। ओके, उसके बाद एम्बिडेंट लिगेंड, अ लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम एंड यूज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर। मतलब देखो, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, मतलब कैसे भी लग सकता है ये एम्बिडेंट। मतलब ये देखो, पहले CN आ गया, साइनाइड आ गया, फिर आइसोसाइनाइड आ गया। तो CN पहले लिखा था मैंने, लेकिन मैंने चेंज कर दिया तो वो NC हो गया। मतलब देखो, सपोज मेरे को ऐसा करना है, ठीक है, CN ऐसा करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। देखो, मोनोडेंटेड मतलब कि कितने लिगेंड्स? सिंगल लिगेंड। ठीक है, एक ही लिगेंड अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम को। पॉलीडेंटेड मतलब कि एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। और हमारा एम्बिडेंट लिगेंड मतलब कि जो चेंज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? N ट्रिपल बॉन्ड C लिख दिया, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? आइसो मतलब आइसोमेरिज्म होता है बेसिकली। ओके, कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो बाहर के होते हैं ये आयोनिक होते हैं, लेकिन ये जो अंदर जो भी मैं डब्बे में लिखता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सपोज एक कंपाउंड मैंने लिखा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने लिखा K4 FeCN6 और बॉक्स क्लोज। अभी स्टूडेंट्स इसमें से जो बॉक्स है ना, ठीक है, इस कंपाउंड, ये सपोज पूरा की पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में से जो बॉक्स आपको दिख रहा है FeCN6, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलने का इसको? इसको बोलने का कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आया? दिस इज नथिंग बट दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी आप बोलोगे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, डोनर एटम जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच है उसको हम बोलेंगे विच इज कोऑर्डिनेशन व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। परफेक्ट, इधर तक सिंपल है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। सबसे पहले पोस्टुलेट नंबर 1, देखो स्टूडेंट्स ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, या फिर वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक्सप्लेन करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट देखो, पोस्टुलेट मतलब फायदा नंबर 1, अनलाइक मेटल, सॉल्ट्स एंड मेटल इन अ कॉम्प्लेक्सेस पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। 2 टाइप की वैलेंसी होगी कोई भी मेटल, सॉल्ट या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स में। पहला क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी होगी जो आयोनाइजेशनल होगी, और दूसरा जो होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी। मतलब देखो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि मेटल के जैसा सॉल्ट्स एंड मेटल्स इन द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब मेटल्स के पास जैसे 2 वैलेंसीज होती है, जैसे अपन लिखते हैं ना M+, M2+, M3+, जैसे Fe2+, Fe3+, तो अलग अलग वैलेंसीज हो गया। तो उसी प्रकार से जितने भी सॉल्ट्स होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उन सभी के पास भी वैलेंसीज अलग अलग होंगे। प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होगी। आयोनाइजेबल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर कर सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल मतलब कि जो शेयरिंग नहीं कर सकते। उसका पोस्टुलेट नंबर 2, जो भी आयोनाइजेबल स्फीयर होगा, मतलब फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी कंसिस्ट करेगा एंटिटीज जो सेटिस्फाई करेगा प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा है जो भी आयोनाइजेबल स्फीयर होगा वो सेटिस्फाई करेगा प्राइमरी वैलेंसी मेटल की, और वही प्राइमरी वैलेंसी ये जनरली सेटिस्फाई करता है कौन? एनायन। एनायन मतलब क्या लाला लोग? एनायन, ठीक है, एनायन मतलब कि जो स्टेबल होता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय कैटायंस? कैटायंस मींस जो स्टेबल होता है बाय लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही होगा जो सेटिस्फाई करेगा सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। परफेक्ट, इधर तक चौथा पोस्टुलेट हम देखेंगे।
सेकेंडरी वैलेंसी है फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट। फिक्स स्पैटियल का अर्थ क्या होता है या फिर स्पेशियल का अर्थ क्या होता है कि उनका जो अरेंजमेंट है वो एकदम कंफर्म्ड है, वो अरेंजमेंट अभी बदलेगा नहीं, वो अरेंजमेंट अभी चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपन स्पेशियल अरेंजमेंट, जो कि एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिया है, तो सीओ को देखो यहाँ पे अटैच है, और आयोनाइजेशन कौन सा है, स्फीयर विच इज Cl3 वाला। ठीक है, तो ये सिंपल वाले हैं। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो गया, और फिर उसके बाद वर्नर्स के थ्योरी हो गए। अभी हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। देखो ये पोस्टुलेट आपको लर्न करने पड़ेंगे एनी हाउ, तो ये 4 पोस्टुलेट प्लीज लर्न कर लेना, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या फिर वो कभी कभी बोलते हैं राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, कुछ भी टाइप के क्वेश्चन। वर्नर थ्योरी आए तो ये चेप देने का उधर। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बहुत सिंपल है, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब कि क्या, एक ही टाइप का लिगेंड अटैच होगा। जैसे देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को बस NH3 ही अटैच है। ठीक है, 6 तरीके से, देखो अभी अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड या फिर ऐसा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स अटैच होंगे, उसको बोलते हैं अपन होमो। होमो मतलब सेम, लेप्टिक का अर्थ होता है लिगेंड्स, तो होमोलेप्टिक हो गया। हेटेरोलेप्टिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हेटेरोलेप्टिक मींस व्हाट, कि भाई जिसमें दोनों प्रकार के लिगेंड्स अटैच होंगे। जैसे देखो कोबाल्ट है, NH3 ले लिया, मतलब 2 मैंने भेज दिया और ये आ गया, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, जो मैंने यहाँ पे बोला आपको। ठीक है, ये प्राइमरी देखो, ये Cl2 लग गया इधर, तो 3 निकल जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। परफेक्ट। तो इस प्रकार से हमने होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक भी कॉम्प्लेक्सेस देख लिया है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे। जाहिर सी बात है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायंस मतलब क्या, लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा समझ जाना वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, विच इज आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर्स, IUPAC हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो पूरा की पूरा इस पे डिपेंड होगा, IUPAC नेम्स। इसके पे CET पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो देखो पॉजिटिव है तो 2+, एनोनिक है तो नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच इज निकेल CN4 और यहाँ पे 2-, और जो न्यूट्रल होगा स्टूडेंट्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो बेसिकली ना कैटायनिक होगा ना एनायनिक होगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायनिक, ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो जिसपे ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयन्स है तो वो एनायनिक। ज्यांच्यावरती काहीच नाही ते काय असणार, न्यूट्रल। अभी उसके बाद हम आएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर्स। देखो स्टूडेंट्स ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, अभी IUPAC ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 1 शॉट वीडियो में तो ये कवर नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर लेना, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। देखो ये वाला बॉक्स बोर्ड्स के लिए मैं बोल रहा हूं, और ये वाले बॉक्सेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट कहते हैं, क्रोमियम को क्रोमेट कहते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते हैं, कॉपर को क्यूपारेट कहते हैं, प्लेटिनियम को प्लेटिनेट कहते हैं, जिंक को जिंकेट कहते हैं, ये वाले, और बाकी के ये पूरे के पूरे IUPAC नेम्स। अभी देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है मैं इसमें EAN तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बाद का जो टॉपिक है। IUPAC नेम के लिए मैंने 15-20 मिनट का एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लेना, जिसमें IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के पूरे डिटेल में समझाया है। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने लग गया वो IUPAC नेम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CET के पर्सपेक्टिव से, तो उसको जाहिर सी बात है उसको ज्यादा समय हमको देना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक जो होगा स्टूडेंट्स, वो जो होगा वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लो एक बार, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बाद में जाके देख लेना, पहले लेक्चर कंप्लीट कर लो। ठीक है, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो अच्छे से समझ के लेना, बहुत डिटेल में टॉपिक समझाऊंगा मैं, सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे EAN। अभी स्टूडेंट्स जो EAN होता है इसको हम कहते हैं, ध्यान से समझना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये क्या क्या करता है,
ये एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड चीज ये क्या करता है, ध्यान से समझना, अगर EAN, इफ EAN इज, मतलब जब भी हम EAN निकालेंगे तो इफ EAN, अगर EAN का आंसर 18 आया, 36 आया, 54 आया, 86 आया, तो समझ जाना वो EAN को, वो जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, वो EAN को ओबे करेगा। अभी आप बोलोगे भैया EAN का फॉर्मूला क्या है, अच्छे से समझना। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ठीक है। इसमें मैं CET के भी क्वेश्चंस अभी ले रहा हूं, अच्छे से समझना। सबसे पहले आप बोलोगे भैया Z मतलब क्या, Z मतलब होता है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर, किसका, ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल के एटॉमिक नंबर याद रखने के। व्हाट इज मीन बाय X, X मतलब होगा तुम्हारा स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट इज मीन बाय Y, Y होगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। अभी Y ढूंढना बहुत इजी है, मतलब अभी अगर कोई भी है, सपोज कोबाल्ट है और वहां पे 4 हो गया, तो 4 लिगेंड्स है, तो 4 इंटू 2 कर देना, 8 हो जाएगा Y, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अभी देखो समझ लो, EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या करता है स्टूडेंट्स, वो स्टेबिलिटी दिखाता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अगर मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स का EAN का आंसर 18 आया, 36 आया, 54 आया या 86 आया, ये क्या है स्टूडेंट्स बोलो, ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन है। यस, ये नोबल गैस के क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ के लो, इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, कोबाल्ट है, अंदर लिखा है NH3 6, ठीक है, NH3 6 है, बॉक्स कम कर दिया, Cl2, और इसके ऊपर है 2 माइनस। अभी ध्यान से समझो, हमको सबसे पहले Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला है EAN का। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, तो बोलो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। ओके, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड व्हाट इज द X मींस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, मतलब मेरे को किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोबाल्ट का। अगर ये -2 है, ठीक है, अगर ये -2 है, जाहिर सी बात है, तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, +2, ये 0 हो जाएगा। देखो NH3 ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का हमेशा 0 होता है, ठीक है। जो माइनस में होते हैं ना, CN वाले वगैरह, वो -1 होते हैं, ठीक है, तो ये 0 होता है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2। अभी देखो मैंने क्या बोला था, लिगेंड्स, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को इंटू 2 कर देना, कितना हो जाएगा, 12। बोलो फिर कितना होगा, 27 - 2, दैट विल बी 25 + 12 विच इज इक्वल टू 37। स्टूडेंट्स क्या ये इक्वल हो रहा है, किसी के भी नहीं, क्योंकि मेरे को क्या क्या चाहिए, 18 चाहिए, 36 चाहिए, 54 चाहिए और 86 चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, नहीं। तो ये स्टेबल है क्या कॉम्प्लेक्स, ये स्टेबल है क्या कॉम्प्लेक्स, नहीं। समझ में आया, दिस इज नॉट स्टेबल। अभी देखो और एक एग्जांपल लेते हैं हम, निकेल ले लिया, CO ले लिया। वैसे कोबाल्ट भी जो होता है, जाहिर सी बात है, ये भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी देखो EAN, व्हाट इज द फॉर्मूला, Z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। Z तो आपको मालूम होगा, निकेल का कितना होता है बोलो, 28, ठीक है, निकेल कम्स एट 28। अभी X को रहने देते हैं, मैं बताता हूं आपको X कैसे ढूंढते हैं। लिगेंड का कैसे ढूंढोगे, 5 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया, 10 हो गया, सिंपल, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढ, देखो कोबाल्ट हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल का कभी भी 0 आता है। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और सब 0 हो गए तो ये भी 0 हो जाएगा। तो निकेल कितना है, 0। तो मेरे को बोलो 28 + -, -28 - 10,
ठीक है, 28 माइनस 0 तो गया, 28 प्लस 10 कितना हो गया 38, सो दैट विल बी EAN कितना हो गया 38। देखो वाला ये स्टेबल है क्या, यस ठीक है, ये भी स्टेबल हमारा नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 36 होना आवश्यक है, ठीक है 36 होना आवश्यक है। अभी और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हाँ ये वाला स्टेबल का एग्जांपल लेते हैं। CO ले लिया, आपके टेक्स्ट बुक में से ले रहा हूं मैं इसीलिए नीचे देख रहा हूं, NH3 6 + 3, व्हाट इज द फॉर्मूला, EAN इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस Y। अभी देखो डी ब्लॉक के जो भी है ना, ठीक है डी ब्लॉक के जो भी है वो सभी के सभी आपको लर्न करके रखते हैं। मतलब देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये एटॉमिक नंबर्स है। तो यहाँ पे मैंने कोबाल्ट दिया है, तो कोबाल्ट दिया है मतलब 27 बरोबर, हाँ भैया बरोबर, ठीक है। तो भैया ने लिख दिया यहाँ पे 27 माइनस एक्स को रहने देते हैं, y कितना होगा बोलो अभी कमेंट्स में, 6 का डबल कितना हो गया 12 हो गया। अभी देखो ये तो न्यूट्रल होगा, तो मतलब ये NH3 तो हमेशा न्यूट्रल रहता है मैंने बोला, तो ये 0 हो जाएगा। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 है तो कितना आ जाएगा 3, 27 माइनस 3 कितना 24, 24 प्लस 12 दैट विल बी EAN कितना हो गया 36 हो गया। बोलो ये स्टेबल है क्या, यस इट इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि मैंने बोला अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करता है तो वो EAN हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स EAN सबको। एक लास्ट आपको करना है, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, ठीक है। EAN मेरे को निकाल के दो, किसका Fe CN 6 माइनस 3। अभी देखो CN का जो है ना, देखो ध्यान से समझना, इसका मेरे को निकालना है तो क्या होगा EAN कितना हो गया Z माइनस X प्लस Y। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को इसका निकालना है, तो X प्लस CN -1 होता है तो -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3, तो कितना हो गया X माइनस 6 इक्वल्स टू -3, तो X इक्वल्स टू -3 प्लस 6, तो X इक्वल्स टू 3 हो गया। मतलब इसका कितना हो गया 3 हो गया, मतलब X की वैल्यू 3 होगी। तो Z कितना है आयरन का देखो 26, तो 26 माइनस X कितना निकला 3। ये रिडॉक्स रिएक्शन में है ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कंसेप्ट। और लिगैंड कितने 6 का डबल करो 12, तो कितना हो गया 26 माइनस 3 23 प्लस 12 दैट विल बी 35। ये तुम्हारे CET 2023 में पूछा गया है, ठीक है CET 2023 में पूछा गया है, PYQ से लिया है मैंने ये, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स EAN के कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो EAN हो गया है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म पे। नाउ आइसोमर्स ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, व्हाट आर द आइसोमर्स। आइसोमर्स के टाइप्स देख लो, सबसे पहले स्टेरियो आइसोमर्स होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक होते हैं या फिर डी स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं, और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसको हम इनएनशोमर्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में लिंकेज होंगे, कोऑर्डिनेशन होंगे, सबसे चिल्लर वाले टॉपिक्स है। लिंकेज आइसोमर्स होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे और सॉल्वेट आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म्स के कुछ एग्जांपल्स। तो ज्योमेट्रिक में स्टूडेंट्स एक आएगा सिस आएगा, ट्रांस आएगा। सिस ट्रांस, सिस का अर्थ ये होता है कि जो डायगोनल्स एक साइड में होंगे, ठीक है, मतलब एक साइड में सेम लिगेंड्स, ठीक है, एक साइड में क्या होंगे सेम लिगेंड्स होंगे, और ट्रांस में क्या होंगे डायगोनल्स पे अटैच होंगे, ठीक है। किस पे अटैच होंगे डायगोनल्स, मतलब ऐसे टाइप में, मतलब यहाँ पे Cl तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3 तो यहाँ पे NH3, ये कैसे होंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे NH3 तो यहाँ पे भी NH3, देखो एक साइड में, यहाँ पे Cl तो यहाँ पे Cl। अभी सबसे पहले बच्चों को यही नहीं समझता है आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर जो होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे देखो Ma2B2, Ma2, M मतलब मेटल, A मतलब लिगैंड, B मतलब दूसरे टाइप का लिगैंड। तो देखो NH3 एक साइड में लगा है तो ये सिस आइसोमर हो गया। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम को देखो एक साइड में, दोनों साइड में NH3 यहाँ पे Cl है, एक साइड मध्ये Cl आलं, एका साइड मध्ये NH3 आलं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे की बात करूं ट्रांस में, देखो NH3 डायगोनल पे, ये दिखा, क्लोरीन डायगोनल पे। इसको देखो Cl एक साइड में, NH3H2 एक साइड में। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांस में अलग अलग हो गए। Cl कहाँ पे हो गए, डायगोनल्स पे हो गए। समझा ना, सिंपल वाले टॉपिक से ये, ठीक है। अभी देखो C यहाँ पे सिस में एडजेसेंट पे लगे, ये एडजेसेंट पे नहीं लगे। एडजेसेंट मतलब समझते हैं ना, आजू बाजू में। देखो EN एक साइड में लगे, क्लोरीन EN के बाद क्लोरीन आया, फिर क्लोरीन के बाद EN आया, तो ये एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मींस सेम साइड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं, ये देखो ABCD, तो A को एडजेसेंट है B को एडजेसेंट है C को C और यहाँ पे D, C को एडजेसेंट है D और D को एडजेसेंट है A। लेकिन ऑपोजिट की बात करूं तो A को ऑपोजिट है C और B को ऑपोजिट है D। क्लियर इधर तक? ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल मतलब अगर कांच के सामने रखा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल, इनैंशोमर्स वाले। तो इधर से हो जाएंगे। देखो ना कितना चिल्लर कंसेप्ट है यार। ये देखो यहां से EN थे, तो कांच में देखो, अगर देखो मैंने इधर से हेयर स्टाइल की है तो कांच में इधर से दिखेगा। समझ में आया? इधर से किया है तो इधर से। कभी कभी मोबाइल में भी देखो, अगर हमने वो मिरर इफेक्ट ऑफ नहीं किया होता है, तो मिरर इफेक्ट में हमने अगर इधर से हेयर स्टाइल किया है इस साइड से, तो कहां से दिखेगा, इधर से दिखेगा। इधर से हेयर स्टाइल किया है तो इधर से दिखेगा, तो उसको बोलते हैं मिरर इमेजेस, ठीक है। अगले चैप्टर में होगा पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, फिर उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखो आपके टेक्स्ट बुक में से छाप के लाया है पूरा की पूरा, 9.7.2 चल रहा है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सबसे पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज मतलब क्या, दो टाइप के लिगेंड्स होंगे। पहले देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स में, देखो इसमें पहले कौन जुड़ा है, ये वाला, देखो ये वाला कोबाल्ट को पहले कौन जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, फिर NO2 जुड़ा है, NO, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो NH3 जुड़ा है, फिर ONO जुड़ा है। मतलब देखो ये जो NO2 है ना, ये जो NO2 है, तो ये क्या हो गया, O इधर चले गया, NO इधर हो गया। मतलब जैसे हम H2O लिखते हैं, तो इस H2O को ऐसे ना लिखते हुए मैं क्या करूंगा, HOH लिखूंगा। मतलब H2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो उसी प्रकार से मैंने देखो NO2 को मैंने क्या लिखा, ONO, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विच इज लिंकेज लिगेंड्स। लिंकेज मतलब कि अलग अलग लिंक होता है। देखो यहाँ पे N लिंक था, यहाँ पे O लिंक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे N लिंक था, इसको यहाँ पे कौन लिंक है, O लिंक है। तो इसको हम बोलेंगे, मतलब कोबाल्ट को यहाँ पे N नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स लिंक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फिर कोबाल्ट को ऑक्सीजन बॉन्ड लिंक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ में आया मेरी जान? ठीक। नाउ अभी हम आएंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन में कुछ नहीं होता है, जो अंदर का होता है वो बाहर चला जाता है, जो बाहर का होता है वो अंदर चले जाता है। ये देखो मतलब कि कैसा, यहाँ पे SO4 माइनस अंदर था, ब्रोमीन बाहर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन अंदर चले गया, SO4 बाहर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। मतलब कि लिगेंड्स का जब एक्सचेंज होता है, बाहर का अंदर आ जाता है, अंदर का बाहर चले जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विच इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो देखो ये देखो Br जो बाहर था वो माइनस में था, यहाँ पे जो था ये प्लस में था। अभी ये बाहर चला गया, मतलब SO4 जब बाहर आ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो Br होगा वो प्लस में चला जाएगा। दैट मीन्स आयंस का जब एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बहुत ही चिल्लर है, समझ के लेना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, देखो ये वाला अलग है, ठीक है, और फिर ये वाला बॉक्स अलग है। देखो कोबाल्ट को NH3 जुड़ा है और क्रोमियम को CN6 जुड़ा है,
अभी क्या करेंगे अपन, ये जो लिगेंड है इस लिगेंड को इधर भेजेंगे, इस लिगेंड को हम इधर भेजेंगे, कुछ भी एडे चाले करने का। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो पहले कैटाइनिक था, कोबाल्ट जो पहले कैटाइनिक था वो क्या हो गया, एनायनिक हो गया। और जो क्रोमियम एनायनिक था माइनस के वजह से, Cn पे माइनस होता है, वो NH3 पे अभी हमने देखा न्यूट्रल होता है, बरोबर, तो वो क्या हो गया, कैटाइनिक। क्लियर, ओके। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेट आइसोमर्स। सॉल्वेट आइसोमर्स मतलब कुछ नहीं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको बस डॉट लगा देने का, H2O सॉल्वेट कर देने का। सॉल्वेट मतलब सोल्यूट कर देने का, उसको मिला देने का किसी के साथ। ये देखो ना, ठीक है, सॉल्वेट आइसोमर्स, दिस आर सिमिलर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लुक एट द कॉम्प्लेक्स। देखो क्रोमियम में H2O 6 है, Cl3 है, सेम है, Cl अंदर चले गया, Cl2 के साथ बस डॉट H2O आ गया। तो मतलब कि क्या आ गया, कंपाउंड में H2O अपीयर हो गया बस, ठीक है, क्या अपीयर हो गया, डॉट H2O अपीयर हो गया, परफेक्ट, ओके। अभी स्टूडेंट्स कौन से फैक्टर्स पूरे के पूरे गवर्न करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। मतलब एक आधा कॉम्प्लेक्स है, अभी मैंने EN को तो बता दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर 18, 36, 54 वगैरह अटेंड करेगा तो वो स्टेबल होगा, लेकिन और कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। देखो हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, जितना हायर रेशियो होगा उतना स्टेबिलिटी भी हायर होगा। जैसे डाइवैलेंट मेटल में Cu2+ ज्यादा, निकेल, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन, फिर मैग्नीज, फिर कैडमियम। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, लर्न कर लेने का, CET में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, 4 कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, उस चारों में अगर कोई भी इनसे पहले होगा, मतलब जो स्टार्टिंग में आएगा, समझ जाना वो स्टेबल है। आपको बाकी का कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो सपोज एक आधा दिया कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर समझो फॉर एग्जांपल, ऑप्शन नंबर A दिया, Mn वाला कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर B दिया, कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स दिया है, फिर ऑप्शन नंबर C दिया, Fe वाला कॉम्प्लेक्स दिया है, और ऑप्शन नंबर D दिया, निकेल वाला कॉम्प्लेक्स दिया है, और बोलेंगे कि भाई स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है। तो आपका कॉमन सेंस चलना, देखो मैग्नीज बहुत नीचे है, आयरन भी बहुत नीचे, कोबाल्ट भी बहुत नीचे, तो सबसे ऊपर कौन है, निकेल। तो निकेल कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये किसने बोला था, इरविंग विलियम ऑर्डर हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने देखा Cu2+, Ni2+, कोबाल्ट 2-, ठीक है, कोबाल्ट 2+, सब मेटल्स है, Fe2+, Mn2+, Cd2+, ये सब अपने अभी देखे थे ना अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, EN में, देखो यहाँ पे है सब D ब्लॉक के, तो वो वाले सब क्लियर इधर तक। दूसरा आएगा विच इज नेचर ऑफ लिगेंड। वैसे ये लर्न कर लेना, Cu का 69 पिकोमीटर है, कैडमियम का 97 पिकोमीटर 2+ है, तो रेशियो इसकी ज्यादा है, ओके। देयरफॉर Cu2+ ये फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ज्यादा किससे, Cd2+ से। आफ्टर दैट नेचर ऑफ लिगेंड्स, a second factor that governs the stability of the complex is related how easily the ligand can donate its lone pair of electrons to the central metal ion and basicity of the ligand। मतलब जो लिगैंड किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को जल्दी से लिगैंड दे देगा तो वो ज्यादा स्टेबल। जो बहुत हिचकिचाएगा कि नहीं भाई मेरे को लिगैंड नहीं देने का है उस मेटल को, ठीक है, कुछ भी करता है मतलब ठीक है, मतलब नहीं देने का उसको लिगैंड, मेटल को नहीं देने का लिगैंड, जो हिचकिचाता है तो वो क्या हो गया, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। जो फटाक से दे देगा, ठीक है, एक बार प्रपोज मारा लगे छाओ बोल दिया, तो वो ज्यादा स्टेबल लिगैंड। तो 10 बार प्रपोज मार रहा है भाई, वो हाँ बोल ही नहीं रही है, वो मेटल हाँ बोल ही नहीं रही, लिगैंड क्या करेगा बेचारा, तो वो स्टेबल नहीं है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वैसा वाला, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे, कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, बाकी बहुत सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह सभी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हमको जाना है CFT विच इज क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स पे, और फिर बाद में हम पूरा की पूरा चैप्टर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझना 9.9.2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि ऑक्टा का अर्थ होता है स्टूडेंट्स 6, ठीक है। ये जो 6 जो है ना, ये ध्यान में रखना, मैं 6 का रेफरेंस आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखो ये अपने पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड्स उसको अटैच है, इसके वजह से वो हो गया ऑक्टाहेड्रल।
जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की वो कितनी होगी, +3। कैसे आया स्टूडेंट्स, देखो कोबाल्ट आया NH3 6, ये तो न्यूट्रल है, और ऊपर कितना है स्टूडेंट्स, +3। तो ये अगर 0 हो गया तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर इधर तक, ठीक है। अभी ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी करना है। अभी देखो हम सभी को पता है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल के अनुसार सब में पहले एक एक बॉक्सेस भरेंगे, एक एक बॉक्सेस में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर बाद में दो दो भरेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देंगे, मतलब देखो इस वाले को इधर भेज देंगे और इस वाले को इसके साथ भेज देंगे तो पेयर हो जाएगा। तो ये जो दो बॉक्सेस हो जाएंगे ये खाली हो जाएंगे, मतलब D2 हो गया बरोबर। देखो ना D है तो D के दो बॉक्सेस खाली, तो D2। S हो गया तो S एक ही है, और P कितने हैं, 3, तो D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। D2 है मतलब 2, S कितने हैं 1, तो 1, P कितने हैं 3, तो कितने हो गए देखो स्टूडेंट्स, तीनों मिला के 6 हो गए। इसीलिए इसको हम बोलेंगे विच इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया, ओके। ये देखो यहाँ पे आपको बताया है मैंने ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से हुआ है। ये देखो कौन सा हुआ है, विच इज D2sp3 हुआ है। सेम अगर मैं इसका करूं, ठीक है, सेम अगर मैं इसका करूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, देखो वापस से D2sp3 वापस से इसका भी हो जाएगा, विच इज किसका, COF6 3+ का। ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, ठीक है, याद रखने का, एक हाई स्पिन होगा एक लो स्पिन होगा। तो लो स्पिन वाला कौन सा होगा, CONH36 3+ वाला कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन वाला होगा, ऑक्टाहेड्रल ही है D2sp3 वाले, और ये हाई स्पिन वाला होगा COF6 वाले, ठीक है, परफेक्ट इधर तक। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल पे। अभी देखो टेट्रा का अर्थ होता है 4, ठीक है, टेट्रा मीन्स हाउ मच, टेट्रा मीन्स 4। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है निकेल Cl4 लिया है, 4 लिगेंड हो गए, देखो 2+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना हो गया, 2+ हो गया, ठीक है, 4 माइनस हो गया तो 2+ हो गया। ओके, यहां तक क्लियर। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 3D आएगा, ये 4s आएगा, ये 4p आएगा, ठीक है। तो 4s और 4p में 3 होते हैं, 1 2 3, p में 3 होते हैं, इसमें कितने होंगे, d में 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5। अभी देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे सब खाली होंगे। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मतलब अपने को 4 ही होना। यहाँ पे अगर मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये वाला जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे का 1, तो ये 1 अगर स्टेबल नहीं हो रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी होना है तो इसको यहाँ पे रहेगा वो, तो खाली कौन से है, ये खाली है sp और ये 3, तो कितने हो गए 4sp3, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। परफेक्ट इधर तक। तो ये ऐसे चिल्लर से टॉपिक्स है। यहाँ पे देखो 4s के 2, ये p के 3, तो ये कितना हो गया, sp3 हो गया। सेम यहाँ पे भी कितने होंगे, सेम यहाँ पे भी कितने होंगे, नीचे देखो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में, मतलब देखो जितने भी टेट्राहेड्रल है, मैं यहाँ पे एक बेसिक सा लिख के देता हूं आपको, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में अपन ने क्या देखा, D2sp3, D2sp 2 3 और ये 3 टेट्राहेड्रल, याद रखने का ये टेट्राहेड्रल, बेसिक से टर्म्स बोल रहा हूं। टेट्राहेड्रल होंगे हमारे sp3, और जो स्क्वायर प्लेनर होंगे, ठीक है, और जो स्क्वायर प्लेनर होंगे लाला लोग अपने, दैट स्क्वायर प्लेनर विल बी व्हाट, स्क्वायर प्लेनर जो होंगे वो होंगे DSP2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 1 ये 1, तो ये 4, देखो इसके मिला के कितने हो गए 6, इसको मिला के 4, लेकिन टेट्राहेड्रल है इसी sp3 आया, और यहाँ पे भी 4 होंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब ऐसा रहता है 4, टेट्रा मतलब ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्टा मतलब 3 इधर से 3 उधर से। तो याद रखने का, ऑक्टाहेड्रल D2sp3, टेट्राहेड्रल sp3, और स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, सेम होगा। बस देखो टेट्राहेड्रल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल में ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं गया, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, टेट्राहेड्रल में नहीं होगा,
याद रखने का, टेट्राहेड्रल में इधर ही रहेगा। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, इधर का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, पेयर्ड हो जाएगा। इधर पेयर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में पेयर नहीं होगा, इसीलिए उसका आंसर क्या है, sp3 आया। लेकिन यहाँ पे पेयर्ड हो गया, इसीलिए क्या है, d का 1 आया, s का 1 आया और p के 2 आए, तो हो गया dsp2। परफेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे dsp2, क्योंकि इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये खाली और ये 2 खाली, क्योंकि 4 ही होना ना मेरे को, 6-5 होते थे तो ये भी आ जाता था, लेकिन ये नहीं चाहिए तो ये आ गया, तो ये क्या हो जाए, dsp2 विच इज स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा वो, क्योंकि सब पैड है, ठीक है। ये कौन से होंगे फिर, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि एक सिंगल है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये सिंगल है। ये डायमैग्नेटिक क्यों हो गया, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई। ये देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, यहाँ पे पेयरिंग हुई क्या, यहाँ पे पेयरिंग हुई क्या, नहीं हुई। तो जहां पे पेयरिंग हो जाती है वो डायमैग्नेटिक, जहां पे पेयरिंग नहीं होती है वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स वीबीटी पे। ध्यान से समझना वीबीटी क्या होता है, अच्छे से समझ के लो। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ लिगेंड्स। मतलब कि मेटल आयन जो होता है वो प्रोवाइड करता है डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि लिगेंड्स को फॉर्म करना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की मदद से। ये मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझा रहा हूं। उसके बाद द वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो 11 का 5वां चैप्टर है बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स along with s और p ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल तो रहेगा ही, लेकिन डी के साथ साथ s भी होगा और p भी होगा। समझ में आया, वैसे वाली चीजें। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑफ डोनर। मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड्स को इक्वल होंगे जो भी डोनर नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, जो अभी हमने देखा। ओवरलैपिंग होगी, इसीलिए तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। मतलब देखो ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। पिछले वाले में भी देखो, पिछले वाले में भी हमने क्या किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो डबल बॉन्ड हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, विच इज ओवरलैपिंग हो जाएंगे। आफ्टर दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। मतलब जहां पे एरो दिख रहा है आपको, तो समझ जाना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज किया गया है मेटल आयंस की वजह से पॉइंट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स का, ठीक है। यहां तक आपको देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मैंने पढ़ा दिया है। लिमिटेशंस अभी हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये आपको सीधा सीधा लर्न करना है, वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स। ये तीनों चीजें यू हैव टू लर्न करने के अलावा ऑप्शन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां पे जाके साइंटिफिकली लिखना पड़ेगा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, तो यू हैव टू लर्न। तो जो पॉइंट्स में लिख के दे रहा हूं वो लर्न कर लो। इफ does not explain the it does not explain the high spin और low spin, मतलब high spin और low spin एक्सप्लेन नहीं करता है कॉम्प्लेक्स से। अदर वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड वो एक्सप्लेन नहीं करता है लिगेंड्स के। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल भी नहीं देता है कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर क्या होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल भी नहीं समझाता है, ठीक है। इसका रेफरेंस 11th में बहुत बढ़िया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रेडिक्टेड फ्रॉम वीबीटी वुड नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरीली। मतलब वीबीटी ने जो भी कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर दिया है वो हमेशा परफेक्ट ही होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, बल्कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट के मदद से हम बता सकते हैं कि वीबीटी के वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस उनके स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद आया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और अभी हमको देखना है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये 8 पॉइंट जाके लिख देना, मार्क मिल जाएगा तुम्हें। ये 8 ही पॉइंट जाके लिख दो, 3 से 4 मार्क तुमको आराम से मिल जाएगा। देखो क्या क्या है क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स। उन्होंने कहा है क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स में कि लिगेंड्स ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे चार्जेस होते हैं लिगेंड्स। उनके बीच में लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में, फिर लिगेंड्स के बीच में एक दूसरे के प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा?
प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, लिगेंड जो है वो एकदम पॉइंट चार्जेस होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, उन सभी के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। थर्ड, लिगेंड्स अप्रोचेस मेटल इट क्रिएट्स डीजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। मतलब जब लिगेंड ये मेटल्स के साथ जाके जुड़ेंगे तो जो खाली डी ऑर्बिटल्स थे वो फिल हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, डी ऑर्बिटल्स ये स्प्लिट हो जाएंगे दो सेट्स में जिनको हम कहते हैं T2G और EG। ठीक है, ये वाले T2G और EG में द डिफरेंस इन देयर एनर्जीज आर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज। मतलब कि जो डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट हो गए, लिगेंड्स आया, डीजेनरेसी हो गया, अलग अलग हो गए, तो वो दो इसमें डीजेनरेट हो जाएंगे T2G और EG में। और उनके बीच में जो डिफरेंस जनरेट होगा, मतलब T2G और EG या फिर डेल्टा T के बीच में, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी डेल्टा जीरो जो होता है डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स पे, मतलब कितना उनके बीच में डिफरेंसेस है वो डिपेंड करेगा उनके स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स में यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। आयोडाइड, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर H2, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर C2O4 क्रोमेट हम जिसको कहते हैं, H2O, फिर आइसोसाइनाइड NCS, ठीक है, फिर EDTA, फिर NH3, फिर EN, फिर CN, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO हम जिसको कहते हैं। तो ये वाले स्ट्रेंथ जो है लिगेंड्स के, ये जरूर आप याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के कौन से होंगे। परफेक्ट इधर तक समझ में आया? ठीक है, अभी देखो EG मतलब हायर एनर्जी सेट होगा, ऊपर वाला। T2G मतलब नीचे वाला। अभी कौन से होंगे EG में? DZ2, DX2 माइनस Y2, T2G में DXY, DYZ और DZX। फिर यहाँ पे देखो अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिए हैं, नीचे के ये स्ट्रक्चर्स है कुछ आपके, ठीक है। D4 में देखो एक ऊपर होगा, तीन नीचे, ठीक है, ये हाई स्पिन में होगा, लो स्पिन में ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे। D5 के देखो ये प्रैक्टिस करना है, नीचे तीन, नीचे से भरते जाना, ठीक है, नीचे से देखो चार थे ना, तो तीन नीचे भरे फिर एक। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल डबल भरने का, एक दो तीन फिर वापस चार, फिर 5 6 7 8 होते तो ऊपर भर जाते थे। अभी देखो इसमें 5 है तो एक दो, एक भरा, फिर दो भरा, फिर तीन भरा, मतलब ऐसे समझो D5 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 ऊपर 1 2, फिर 1 2 3, फिर ऊपर 1 2, तो ये T2G है, ये EGs है। ये कौन से होंगे? इधर के हाई स्पिन होंगे, इधर के लो स्पिन होंगे। तो इसमें देखो कैसे कैसे भरेंगे, इधर वाले में एक एक भरने का, 1 2 3, ये 4 और ये 5, लेकिन लो स्पिन में सब में दो दो भरते जाने का, 1 2 3 फिर 4 फिर 5। समझ में आया? ऐसे। अभी D6 है तो वापस से T2G EG 1 2 3 4 5, लो स्पिन में 1 2 1 2 3, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर वापस से 6, यहां पे कैसे 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे भरते जाना है, एक एक करके भरते जाना है, ठीक है। इधर एक एक भरने का, इधर एक लाइन हो गई तो वापस डबल भरने का, इसमें सब में भरने का हाई स्पीड में, फिर डबल भरने का, इसमें एक लाइन में एक एक सिंगल भरा, फिर एक एक लाइन में वापस डबल भरने का, ठीक है। सो इन दिस वे जो भी थ्योरी का पार्ट था वो पूरा की पूरा यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरे के पूरे चीजें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कौन से कंपाउंड्स पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है देख लो। इन बायोलॉजी सेवरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल कंपाउंड्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस में ऑकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स जिसका कॉम्प्लेक्स है Mg का,
हीमोग्लोबिन ये ब्लड में होता है जो कि आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अभी मेडिसिन में प्लेटिनियम जो है, प्लेटिनियम का जो कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लेटिन, ये ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैंसर, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, NH3 Cl सिस्प्लेटिन। ठीक है, ट्रांस वाला नहीं, सिस मतलब एक साइड में NH3 यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे बीच में प्लेटिनियम। EDTA ये यूज किया जाता है लीड पॉइजनिंग को। ठीक है, बीच में वो मैगी वीगी पे केस हुआ था, तो वो EDTA के मदद से फिर फूड पॉइजनिंग या फिर लीड पॉइजनिंग किसी को हो गया तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पानी कितना हार्ड है। ठीक है, बहुत हार्ड। तो पानी कितना हार्ड है वो भी हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, विच इज कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो अभी मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, सिल्वर के पोटेशियम के कॉम्प्लेक्सेस, सिल्वर को लेके और गोल्ड को लेके हम उसको कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट्स या फिर मेटल्स। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स we have completed the coordination compounds very much clearly. I hope आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आया है। 9वां दिन था, 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम हैलोजन डेरिवेटिव से शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। तब तक चैनल पे नए होंगे और सेशंस पसंद आ रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एम करते हैं 500 लाइक्स की इस वीडियो पे, तो जरूर लाइक्स भी कर देना है भैया के लिए। इसी के साथ लेता हूँ आप सबकी परमिशन विदा लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझी होगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, और फास्ट में अगर कोई एक आधा शब्द इधर उधर हो गया होगा तो उसके लिए पार्डन। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और हाँ, नो वन इज परफेक्ट, सब जन इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करो, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे बढ़ते जाओगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।